केश भैया खूपच छान वर्ग घेतला. मनापासून धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आप. आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री दिनेश सेमवाल जी देहरादून उत्तराखंड से है और आज वो हमें आदर्श ग्राम योजना पर विशेष पहल कैसे हो इस पर अपने मार्गदर्शन देने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं. तो आदरणीय दिनेश सेमवाल भाई साहब को इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करते हैं. जी जी साधारण प्रणाम दीदी और आदरणीय मंच को नमन। जैसे कि आपने ये विषय दिया है, हालांकि मेरा विषय दूसरा था, उस पे मैं अच्छा बोल सकता था, लेकिन ये ऐसा विषय दिया है जिस पे मुझे कार्य करना होगा। आदर्श गाँव की शुरुआत और आदर्श गाँव की पहल हम कैसे कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटा-सा श्लोक है कि गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदेह भूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, भवन्तु भूवः पुरुषाः सुरत्वात्। वास्तव में हमारा देश गाँवों का देश है और आज के वक्त 6,40,867 गांव लगभग हमारे देश में हैं और इन गांवों में से अधिकतर गांव शहर बनने की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक बात, जब हम योगासन कर रहे थे तो हमारे गुरुजी आदरणीय मेहरा जी ने बात कही अनुशासन की बात, और अनुशासन की सीमाओं से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, या तो हम शहर बन रहे हैं या फिर शहरों से जो शहरों की जो व्यवस्थाएं हैं और जो लचर व्यवस्थाएं हैं उनकी तरफ हमारे गांव बढ़ते जा रहे हैं। भारत एक गांवों का देश रहा है और नगरीय सभ्यता भी भारत के हजारों साल पहले भारत में रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण व्यवस्थाएं रही हैं ये आज भी आदर्श रही हैं और उस पे हमें चलने की ललक है, ऐसा प्रतीत होता है। महात्मा गांधी ने भारत के गांवों पे खूब बातें करी और कहा कि अगर गांव समाप्त हो गए तो भारत समाप्त हो जाएगा। इसी सूत्र को धारण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया 2014 में और कहा अपने सांसदों से कि प्रत्येक सांसद कम से कम 1 या फिर 5 गांव अपने संसदीय क्षेत्र में मॉडल बनाएं जो बेहतर गांव हो सके। और इस तरह से अगर हमारे सांसद महोदय आदर्श गाँव की स्थापना करते हैं और एक-एक गाँव की स्थापना करते हैं तो कोई 750 गाँव या उससे भी ज़्यादा गाँव आदर्श गाँव बन सकते हैं। संभवतः अलग-अलग व्यक्तियों की आदर्श गाँवों के लिए अलग-अलग परिभाषाएँ, अलग-अलग मंत्रणाएँ और अलग-अलग विचार हो सकते हैं कि आदर्श गाँव कैसा हो। इस मंच पर जिस पर कि मुझे नित्य प्रतिदिन कुछ सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, ऐसे तमाम आदरणीय उपस्थित हैं, सभी आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं, जो किसी न किसी रूप में अपने गाँव, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने गाँव, क्षेत्र, अपने भोजन, अपने पशुओं की सुरक्षा करना और ख़ासकर विश्व मुक्त गाँव की निर्मल गाँव की स्थापना करना सभी का संकल्प है, उस क्षेत्र में सभी लोग जा रहे हैं। मैं ये संक्षिप्त वार्ता शुरू करूँ उससे पहले परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी को नमन करते हुए आदरणीय
योगहार के इस मंच के उन सदस्यों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस मंच को स्थापित किया है। इसी क्रम में हमारे साथ बैठे हुए हैं अभय जेना जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, गणेश सिंह, बागवत जी और दीप सर जी, कल्पना कोटली जी, कृष्ण कुमार जी और कुमारी मधुजा जी, एमल गौर जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, नीलकंठ साबले जी, निर्मला जोशी जी, ओंकार नाथ जी, पांडुरंगा दुबले जी, आदरणीय हमारे पवन सर जी, आदरणीय राजीव सिंह जी और राजऋषि कुशवाहा जी, रामाधर जी, रमेश चंद मेरा जी हमारे गुरु जी है, रूप सिंह राजपूत जी, रोशन लाल राजपूत जी, शरद वर्मा जी, श्रीकांत चोपे जी, उमाशंकर प्रसाद जी और योगाहार की समस्त टीम। ये नाम मैंने इसलिए लिए कि इनमें से सभी का संकल्प एक बेहतर भारत की स्थापना करना है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं अपने पितृदेवों को प्रणाम करता हूँ। मेरे गांव का नाम गिरिया है, उससे गिरिजा का अपभ्रंश गिरिया हुआ है जो ऊखीमठ में पड़ता है। और मैंने अपने बड़े दादाजी तो देखे नहीं, यानी अपने दादाजी के बड़े भाई, लेकिन जो मेरे दादाजी और उन्होंने परिवार ने गांव में रोड आए इसके लिए आसपास की जमीन खरीदी और फिर उसको दान कर दिया और स्कूल की स्थापना के लिए अपने गौशाला से जो पत्थर की स्लेट्स थी उनको दान करके, अपनी जमीन दान करके वहाँ पे स्कूल की स्थापना करी, ऐसे मैंने सुना है और अभी मेरे गांव में ऐसे कहते हैं। तो उस समय सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य जो प्राथमिक उपलब्धियां गांव में होना एक आदर्शता का स्वरूप था और बाद में लोगों की सरकारी नौकरियां होना भी एक टाइम पे आया कि ये गांव अच्छे हैं। लेकिन मैंने देखा है और आप सभी को ये ज्ञात है कि जैसे-जैसे गाँव में व्यक्तियों का विकास हुआ, खासकर शैक्षिक विकास और दूसरी सुविधाएँ मिली, वो गाँव शहर बन गए। या फिर गाँव का अच्छा विकास हुआ और समग्र विकास हुआ तो गाँवों ने आदर्श इस तरह से आदर्श स्थापित किए कि वो गाँव अभी भी जाने जाते हैं कि ये आदर्श गाँव है और बहुत सारे दूसरे गाँव भी उनसे प्रभावित होते हैं उनको नकल करने की, उनकी कॉपी करने की। मेरे देखने में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ के लोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा स्वयं का विकास किया और वो शहरों की तरफ चला गया। लेकिन अगर मैं अपने गाँव गिरिया की बात करूँ तो मेरे गाँव को 2008-9 में आदर्श गाँव घोषित किया गया। मेरे गाँव से कुछ दूर अ, अन्य गाँव हैं, ऊखीमठ हैं, त्रियोगी नारायण हैं, ये भी आदर्श गाँव में आते हैं। अब मैं जब बात करता हूँ मोदी जी की जब सरकार आई, उसके बाद गाँवों में आदर्श स्थापित करने की नई चैतन्यता जागी। क्योंकि जब मुखिया कदम भरता है, डिग भरता है, तो पीछे खड़े, आस-पास खड़े, चारों तरफ खड़े लोग उनका अनुसरण करते हैं। और जिस तरह से सरकार के माध्यम से कहा गया कि गाँवों को सुव्यवस्थित किया जाए, आदर्श बनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल हो सकती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं संभवतः हमारी इस मंच पर उपस्थित होंगे आदरणीय रोमीराम जी। वो देहरादून के छरवा गाँव से हैं और उन्होंने अपने गाँव को आदर्श गाँव बनाया और वो आदर्श प्रधान के रूप में उनको और उनके गाँव को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। इसी तरह से इस मंच पर श्याम सुंदर पालीवाल जी आए हैं पिपलांतरी गाँव, राजनंद, राजस्थान से। उन्होंने अपने गाँव को आदर्श गाँव बनाया है। मेरा आदर्श गाँव के लिहाज से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है। मैं अपने गाँव तक ही सीमित रहा हूँ। लेकिन आदरणीय आप सभी को नमन करते हुए पुनः मैं कुछ गाँवों की तस्वीर पेश कर रहा हूँ कि जो बिना सरकारी सहायता के
और बिना किसी सरकारी पहल के गांव वालों ने अपने गाँवों को विकसित करने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए और ऐसे चमकाने के लिए जिससे कि दूसरे गाँव के लोग भी प्रेरणा लें, कार्य किया है। 2014 के बाद तो जिस तरह से कार्य हो रहा है या होना चाहिए, वो एक आंदोलन, गाँवों को सुधारने का एक आंदोलन सा बन सकता है या बन रहा होगा। इसकी जानकारी मुझे पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन अवश्य ही यह हो रहा होगा। लेकिन ऐसे गाँव जिन्होंने 2014 से पहले भी संकल्प लिया स्वयं को आदर्श बनाने का, उनमें से मैं कुछ गाँव गिनाता हूँ। और इस गाँवों की चर्चा के बाद अब आप सभी आदरणियों के पास मैं पहुँचता हूँ। सबसे पहले मैं धरनाई गाँव बिहार जाता हूँ। कभी भारत के अधिकतर गाँवों की तरह बिजली के लिए तरसता ये धरनाई गाँव, आज इस गाँव ने अपने भाग्य को बदलते हुए भारत की एकमात्र जो सौर ऊर्जा का सदुपयोग किया है और ऐसा गाँव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है और उससे अपनी दिनचर्या चला रहा है। धनरई के निवासी कई दशकों से ऊर्जा पूर्ति के लिए पारंपरिक ईंधन जैसे गाय का गोबर और डीजल का प्रयोग करते आ रहे थे, जो कि ना सिर्फ महंगा था बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी था। वहाँ पर एक संस्था ने कार्य किया जिसका नाम था ग्रीन पीस। 2014 में स्थापित किए गए सौर चालित 100 किलोवाट के माइक्रो ग्रिड सिस्टम द्वारा जो जेहाबाद जो जिला पड़ता है बिहार का, वहाँ पे पड़ता है धरनई गांव और यहाँ पर रहने वाले 2400 से ज़्यादा व्यक्तियों ने बिजली की उपलब्धता हासिल की है इस माइक्रो ग्रिड सोलर सिस्टम द्वारा। दूसरा गांव आता है पब्यहिर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं और क्योंकि मैंने संकलन किया है कल इस जानकारी को, ये इंटरनेट से दिया है। जब आदरणीय रंजना जी, उनका धन्यवाद, उन्होंने कल मुझे बुलाया और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने ये आज्ञा दी। तो आदरणीय हमारे सदस्य जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट के तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव पब्यहेरी, इस गांव ने एक मिसाल पेश की है कि किस तरह से जो एनजीओ हैं और जो सामुदायिक क्षेत्र से सामुदायिक रूप से विकास करने वाले लोग हैं, उन्होंने साझा प्रयासों के द्वारा इस गांव को एक अच्छा पर्यावरण दिया है, उसके पर्यावरण का संरक्षण किया है। और यहाँ उन्होंने ये कोशिश की कि जो सतत आजीविका सुनिश्चित की जा सके। इन शानदार प्रयासों के कारण 2014 में इस गांव ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इस पुरस्कार को ऐसे गांव को दिया गया जिसने 182 हेक्टेयर बंजर भूमि पर सामुदायिक वन स्थापित किया। इसके अंतर्गत जो ये वन बदला गया, तो यानी 182 हेक्टेयर भूमि में जो जंगल को आच्छादित किया गया, उससे वहां की आबो हवा बड़ी अच्छी हो गई। और फिलहाल एक जो गांव है मुंबई के आसपास के इलाके में, ब्रांड नेचुरल्स मेलघाट नाम के ऑर्गेनिक सीताफल और आम बेचने के विचार से आगे बढ़ रहा है। इस योजना को वो आगे बढ़ा रहा है। तीसरा गांव भी हिवरे बाजार महाराष्ट्र का है और हिवरे बाजार महाराष्ट्र का ये गांव कभी अकाल प्रभावित इलाके में से एक था। यहाँ पानी के लिए लोग तरसते थे और अब पानी की जो पूर्ति होती थी टैंकरों को वहां पहुंचाकर की जाती थी। और हाल ये था कि वहां पर पानी की आवश्यकता है, इसके लिए किसी को
बताना नहीं पड़ता था। यानी टैंकर की व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ पे पानी टैंकर से पहुँचना ही पहुँचना था। अलग से कोई सूचना ऐसे नहीं कि आज पानी नहीं है, यानी पानी वहाँ पे नदारद था। लेकिन इस गाँव ने अपने संघर्ष से और पुरुषार्थ से वहाँ के लोगों ने ऐसे कार्य करके दिखाया कि 1995 से और अभी तक वहाँ पानी का टैंकर नहीं मंगवाया गया। इतना ही नहीं, इस गांव से 60 ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं और यहाँ की प्रति व्यक्ति की आय भी भारत के दूसरे गांवों से बहुत अधिक है। जो सूखा पड़ने के कारण, अनावृष्टि होने के कारण यहाँ के इलाके में जो सूखा पड़ता था, तो उन्होंने जल संरक्षण करके, वन लगा करके यहाँ के अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया और जो भूगर्भीय जल उनको प्राप्त हुआ, इससे गांव की में समृद्धि आई और आज इस गांव में 294 कुओं में लबालब पानी भरा होता है। एक गांव है, संभवतः मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। चौथा गांव है ओणथुराई, तमिलनाडु का गांव। ओणथुराई तमिलनाडु, कोयम्बटूर जिले के मेट्टुपालयम तालुका में एक पंचायत है, जो कि पिछले एक दशक से ज्यादा समय में अन्य गांवों के लिए आदर्श बनी हुई है। यह पंचायत न सिर्फ अपने उपयोग के लिए बिजली उत्पादित करता है, बल्कि उत्पादन इतना अधिक है कि यह अतिरिक्त बिजली तमिलनाडु बिजली विभाग को भी बेच रहा है। अपने सामाजिक कल्याण की योजनाओं और अपनी जो विद्युत आपूर्ति की या कि विद्युत की जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ओणथुराई अब 5 करोड़ का कोष स्थापित कर चुका है और उससे सौर ऊर्जा और तथा पवन ऊर्जा के स्रोत स्थापित करने में जुटा हुआ है। 8000 लोग इस गांव के बिना शुल्क के बिजली, यहाँ के 8000 लोगों को बिना शुल्क के यानी निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा हुई है। ये सद संकल्प लिया गया है। एक गांव है नागालैंड का चिजामी गांव। नागालैंड के एक जिले का नाम है फेक। इसमें एक छोटा सा गांव है चिजामी। पिछले एक दशक से अधिक समय में सामाजिक आर्थिक सुधारों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांति के लिए कार्य कर रहा गांव नागा समुदायों का गांव है। एक आदर्श गांव के रूप में अब ये जाने लगा है और चिजामी में आज कोहिमा और आसपास के गांवों के युवा इंटर्नशिप और चिजामी विकास मॉडल की जानकारी लेने के लिए आते हैं, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि कि किस तरह वो अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं और अपने गाँव को विकसित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव को मॉडल बनाने में यहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक गांव आता है गंगा देवीपल्ली, आंध्र प्रदेश। अगर भारत की आत्माओं जो हैं वो गांवों में बसती हैं, तो जो विकास का मॉडल हमें अपनाना चाहिए वो गंगा देवीपल्ली विकास मॉडल है। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में बसा छोटा सा कस्बा, यहाँ का जो जीवन है वो किसी शहर से, शहरी सुविधा से कम नहीं है। लगातार आने वाली यहाँ पे जो बिजली होती है अनवरत रहती है, बिना कट के बिजली आती है और पानी की जो सुविधा है, सप्लाई है, यहाँ पे निरंतर मिलती है। और यहाँ तक कि शुद्ध जल क्षेत्र में, क्योंकि जो पीने का पानी है उस पे यहाँ के लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं ताकि इसमें जो प्रदूषण है वो प्रदूषण मुक्त पानी मिले। इसके लिए लोग शुद्ध पानी का यंत्र इन्होंने लगाया है और यहाँ के जो समुदाय हैं वो लगभग यहाँ हर सुख सुविधा से, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे टीवी हो
या फिर यातायात की यहाँ सुविधाएं हैं उनसे समृद्ध हैं। एक गांव आता है कोकरे बेलूर कर्नाटक। कर्नाटक के मदूर तालुक का कोकरे बेल्लूर गांव में जाने का पर आपको एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। आप यहाँ घरों के बैकयार्ड में भारत में यानी जो आंगन है भारत में पाई जाने वाली अति दुर्लभ पक्षियों को चहचहाते पाएंगे। ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परिवार ने बहुत सारी पक्षियां यहाँ पाले हुए हैं। इस गांव का नाम ही एक प्रकार के सारस के जिन्हें कन्नड़ भाषा में कक्कारे कहते हैं उसके नाम पे पड़ा हुआ है और उसी के नाम पे कोकरे बेलूर नाम यहाँ का पड़ा कि इन्होंने जैव विविधता के साथ ही अपने यहाँ फसलों की विविधता को बढ़ाने का संकल्प लिया है और वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। खोनोम गांव है एक नागालैंड का। इस गांव में मेरे पहाड़ों की तरह हमारे भारत के जो पहाड़ी हिस्से हैं उसी की तरह यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत हैं और ये आत्मनिर्भर गांव है नागा वासियों का। नागा यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए यहाँ की जनजातियों ने परंपरागत ढंग से जो वसीयत तैयार करते हैं कि हम इस गांव की जो पारिस्थितिकी है इसको बनाए रखेंगे। इस गांव में सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि नागा लोगों का गांव है लेकिन शिकार पर कोई भी पशु पक्षियों का शिकार नहीं करेगा। यहाँ के जो निवासी हैं अपनी अनोखी झूम खेती के लिए जाने जाते हैं और मृदा संरक्षण के लिए अगर हम जानना चाहें तो इस गांव में जाकर के हम कुछ सबक ले सकते हैं। एक गांव है पुनसारी, ये गुजरात में पड़ता है। पुनसारी गांव अहमदाबाद से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आपको मिलेगा, जिसमें विकास इस तरह से है कि इसको हमारे सिलेबस में हमारी किताबों में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा आधुनिक तरह का गांव है। ये गाँव में सीसीटीवी कैमरे आपको देखने को मिलेंगे, जो प्यूरिफाइड वाटर आपको अलग अलग जगह पे इसके यंत्र लगे हुए मिलेंगे। वातानुकूलित जो है स्कूल्स हैं, बायोगैस प्लांट्स इसमें हैं, वाईफाई सिस्टम है, बायोमेट्रिक मशीनें इस गांव में लगी हुई हैं और यह लगभग 8 साल की पुरुषार्थ की और 8 साल की लागत की बाद ये गांव बना है। इसके बदलाव के पीछे एक वहां के 33 वर्षीय सरपंच हुए हैं हिमांशु पटेल, जो गर्व के साथ कहते हैं कि उन्होंने शहर की सारी सुविधाएं अपने गांव वासियों को दी है। आदरणीय सभी सदस्यों को जो कि मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, पुनः नमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और एक गांव का नाम लेता हूं, रामचंद्रपुर। आदरणीय मुकेश जी भाई साहब ने एक सुंदर गाना आज सुनाया और श्री राम चंद्र जी एवं उनके पिता श्री दशरथ जी का ये संवाद था। उन्हीं के नाम पे रामचंद्रपुर एक गांव है तेलंगाना का और निर्मल पुरस्कार 2004-5 जीतने वाला ये गांव भारत का प्रथम निर्मल पुरस्कार जीतने वाला गांव बना। रामचंद्रपुर ने पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ एक जमाने में आकर्षित किया था और ये आज भी प्रासंगिक है। जब यहाँ के निवासियों ने अपनी आंखें दृष्टिबाधित लोगों को देने का निश्चय किया, यानी इन्होंने संकल्प किया कि हम अपने जब शरीर आत्मा छूट जाएगी शरीर से तो अपनी आंखें उन लोगों को देंगे जो दृष्टिहीन है। और एक गांव का पूरे गांव एक साथ समूह में ये संकल्प ले, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस गांव की कई उपलब्धियों में से एक बात यह भी है कि घर में कच्चे चूल्हे नहीं है, सभी घरों में टैप वाटर की सुविधा है। यानी उस टाइम पे जबकि
ये सोचना कठिन था कि हर घर में नल हो, हर घर में शौचालय हो। तो 2004-5 से पहले इन गाँव वासियों ने बिना सरकारी सहायता के, यानी बिना किसी सरकारी योजना के, बल्कि इन्होंने सरकार से योजनाएँ छीनी हैं, झपटी हैं, ली हैं और अपना अधिकार सँभाला है और अपने गाँव को सुंदर बनाया है। माओलियांग गाँव पड़ता है मेघालय में। माओलियांग जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे आभास हुआ कि ये मालवंत से, जो हमारे पुराणों में मालवंत आते हैं, उनसे संबंधित कोई गाँव होगा। इस गाँव में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गाँव के रास्ते एकदम बेदाग और किनारे फूलों से आच्छादित हैं। जब आप गाँव में प्रवेश करते हैं तो लगता है कि आप किसी अ, ऐसे जगह पे, एक ऐसे स्थान में पहुँचे हैं जो कि सुंदरता पे ही काम करता है। इस गाँव में जगह-जगह पे बाँस के कूड़ेदान बने हुए हैं और वहाँ के जो स्वयंसेवक हैं गाँव के, वो दिन में कम से कम 3 बार अपने गाँव की सफाई पर ध्यान देते हैं। और हर जगह लगे बड़े-बड़े साइन बोर्ड आगंतुकों की, विज़िटर्स की अ, का जो खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ में चेतना संचेत करते हैं उनको कि यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का कचरा न फैला जाए। पिपलांतरी गाँव राजस्थान का हमारे युगहार के आदरणीय सदस्य पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, जिन्होंने युगहार के मंच के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई सदस्यों को प्रशिक्षित किया है, उनका गांव पिपलांतरी। पिछले कुछ वर्षों से पिपलांतरी गांव पंचायत में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान सुंदर ढंग से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो वन क्षेत्र, यहाँ के जो सरपंच जी रहे हैं आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी, तो उनके माध्यम से यहाँ का जो वन क्षेत्र देखने लायक है। यहाँ देश भर के लोग, खासकर प्रशासनिक अधिकारी, सीखने समझने के लिए जाते हैं। यहाँ प्रत्येक ग्रामवासी, अगर बालिका का जन्म होता है उनके घर पर, तो 111 पौधे तक लगा लेते हैं और इस सामुदायिक कार्य को मिल करके गांव वाले आगे बढ़ाते हैं और परिवार की सहायता में जुट जाते हैं। इन पौधों की जो पौधे लगाए जाते हैं, इनकी ऐसे नहीं कि हमने पौधे लगा दिए और फिर उनसे छुट्टी हो गई। ये सामुदायिक रूप से उनकी देखभाल की जाती है। और भी कई खूबियां हैं इस गांव की और पुनः हम हमारे पद्मश्री आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी को जब सुनेंगे तो उन्हीं की जुबानी हम उनके गांव को एक बार फिर से भ्रमण कर पाएंगे। वहां एक गांव आता है एराउ पेरूर। एराउ पेरूर केरल का गांव है। जब हम बात नहीं कर पाते थे डिजिटल इंडिया की, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने डिजिटल भारत हो, हमारे कार्य अधिकतर डिजिटल माध्यम से आगे बढ़े ताकि हमारा सिस्टम में पारदर्शिता रही, ये बात कही और उसे कई हद तक आगे बढ़ाया और हम उसमें डिजिटल भारत में जी भी रहे हैं। लेकिन ये जो गांव है एरावी पेरूर, उस समय डिजिटल इंडिया या डिजिटल गांव की बात कर रहा था जब डिजिटल इंडिया दूर दूर तक नहीं था, यानी 2014 से पहले। तब इस गांव में गांव के जो ग्रामीण हैं वो अपने गांव के सदस्यों को डिजिटल ट्रेनिंग देते थे, कंप्यूटर ट्रेनिंग देते थे, कैसे हम मोबाइल से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ की जो ग्राम पंचायत है ये कराती थी और ये केरल की पहली ग्राम पंचायत थी जहां आम जनता के लिए फ्री वाईफाई उपलब्ध कराया गया था और आज ये कार्य काफी प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। एक बात और इस गांव के बारे में, यानी केरल के एरावी फेलर के बारे में जानना जरूरी है कि यहाँ जो इस पंचायत ने निर्धनों के लिए एक प्राथमिक देखभाल योजना भी लागू की है।
यह राज्य की प्रथम पंचायत है, केरल की प्रथम पंचायत है जहां की प्राथमिक सेवाओं का ISO 9000 प्रमाणीकरण हुआ है। इस गांव को हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा आदर्श हाईटेक गांव का दर्जा भी प्राप्त है। मैं पहुंचता हूं, हमारे बहुत सारे आदरणीय सदस्य मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में बघूवर कोई गांव है। ये मध्य प्रदेश का बघूवर गांव भारत का एक ऐसा एकमात्र गांव है जहां आजादी के समय से ही कोई सरपंच नहीं है। इस बात की सत्यता हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय सदस्य करेंगे कि इस बात में कितनी सत्यता है कि वहां आजादी से अब तक कोई सरपंच नहीं रहा। यहाँ के हर घर में शौचालय है और एक संयुक्त शौचालय भी गांव में है, जिसमें जब आए दिन शादी या कोई समारोह होता है तो बाराती लोग उसका उपयोग करते हैं। इस गांव में जो भूमिगत सीवेज लाइन भी है और साथ ही पूरे राज्य में सर्वाधिक बायोगैस प्लांट भी स्थापित हैं। यहाँ उत्पादित होने वाली जो गैस है वो जाती है गांव वासियों के घरों में खाना पकाने के लिए। यहाँ जल संरक्षण भी बहुत ही बेहतर ढंग से किया गया है और ऐसे कहा जाता है कि बघूवर गांव ऐसा गांव है, अगर अकाल पड़े, सूखा पड़े तो वे लोग कई समय तक उसका मुकाबला कर सकते हैं। शिखद मक्खा गांव पड़ता है एक प्रांत आसाम में। जहां पे अभी मैं हूं वहां से कोई 550 किलोमीटर दूर है शिखमत मक्खा गांव या शिखत मक्खा गांव। यह स्वच्छ भारत अभियान के शुरू होने से कई समय पहले यानी 2010 के आसपास आसाम के गुवाहाटी के नजदीक स्थित शिखद मक्का या शिखद मक्खा गांव स्वच्छता के अभियान में जोर शोर से लगा हुआ था। यह गांव स्वच्छता के लिए प्रतियोगिता आयोजित करता था और चाहता था कि जो मेघालय का हमने अभी सुना था माल्यनोंग गांव या मावलियंग गांव जो कि पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो शिखत मक्खा गांव चाहता था कि जो मेघालय का गांव है हम उससे आगे बढ़ें और उसकी स्वच्छता के खिताब को हम छीन करके अपने यहाँ आए, अपने पास लाएं। पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त इस गांव ने केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के क्लीनलीनेस और सब इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। शिखत मक्खा ने हाल ही में खुले में शौचालय से मुक्त का प्रतिष्ठित जो स्टेटस भी प्राप्त किया है। इस तरह से ये कुछ 15-16 गांव हैं जो कि ऐसे गांव हैं जहां के लोगों ने बिना किसी सरकार की प्रेरणा, सरकारी नुमाइंदों, सांसदों और विधायक निधि से, बिना किसी सरकारी सहायता से अपने गांवों को स्वच्छ बनाने, समृद्ध बनाने, आदर्श बनाने के लिए कार्य किया। और ये गांव ऐसे गांव हैं जो कि 2014 से जो आदर्श गांव बन रहे हैं उनके लिए भी एक आदर्श के रूप में कार्य करेंगे। और मुझे यकीन है कि 2014 के बाद और जबकि हम 2023 में जी रहे हैं तो अब देश में सैकड़ों ऐसे गांव, हजारों ऐसे गांव तैयार हो रहे होंगे और लाखों ऐसे गांव तैयार होने वाले हैं जिनको हम आदर्श की श्रेणी में रख सकते हैं। जिन गांवों में शिक्षा हो, सुविधा हो, सड़क हो, यातायात हो, स्वास्थ्य हो और उन गांवों में उत्पादित होने वाला जो अनाज हो उसकी प्रोसेसिंग हो, उसकी मार्केटिंग हो और उन गांवों में हम जहर से मुक्ति का अभियान शुरू कर रहे हों, उन गांवों में हम जहरीले कीटनाशकों को नहीं छिड़क रहे हों और उन गांवों में हम पूर्णतः जीवन जी रहे हों बीमारी से मुक्त और जो गंदगी से मुक्ति, निर्मल गांव की हम शायद संभवतः स्थापना कर रहे हों। ऐसी रिपोर्ट हम निकट भविष्य में जल्दी ही पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मंच तक वापस पहुंचता हूं। प्रणाम, धन्यवाद। ओम।
बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपने बहुत ही आज जो आदर्श ग्राम हमारा हम लिखते हैं आदर्श जैविक निर्मल ग्राम अभियान, उसको आपने भली भांति बड़ी भव्यता के साथ आज प्रकट किया और हम सबको मार्गदर्शन मिला, क्योंकि हमारा लक्ष्य आदरणीय पवन कुमार सर जी जैसा उनका विशेष अनुभव रहा है निर्मल ग्राम अभियान में। तो मैं सीधे वहीं चलता हूँ, पतंजलि पीठ आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के द्वारा दिए गए उद्बोधन एवं योगाहार कार्यक्रम में योग क्लास में योग पर आप अपना संवाद मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। और बहुत सुंदर आज अनेकों गांवों का एक बहुत ही सूक्ष्म परिचय आज हमारे मुख्य अतिथि ने दिनेश जी सेमवाल जी ने आज कराया है। बहुत सुंदर। ध्येय भी यही है कि ये आदर्श जो स्थिति है वो स्थापित हो, और उसको स्थापित करने के लिए जो इस गांव के रहने वाले जो सदस्य हैं और उनको सहयोग करने वाली जितनी भी संस्थाएं रही हैं अलग अलग समय पर, निश्चित रूप से उसका सब बधाई के पात्र हैं। और लेकिन ऐसे चीजों को सतत रूप से चलाने के लिए, सतत रूप से कार्य करने के लिए एक जो स्थानीय लीडरशिप होती है, स्थानीय नेतृत्व होता है, वह नेतृत्व बिना किसी लालच के, बिना किसी इस भाव के जब वो काम करता है, तभी जा करके यह जो गांव हैं उनकी उसमें कल्चर में, उनके उनके कार्य करने की प्रणाली में और उसको स्थायी रूप से आगे बढ़ाने की स्थिति में यह कार्य निरंतर चलते रहता है। तो वह सब प्रक्रियाओं को भी जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल इसका एक एक रूप एक आदर्श गांव के रूप में वो प्रस्तुत होता है। फिर भी कुछ आयामों में हो सकता है कि सारे गांव जो वर्णित किए गए हैं पूर्ण रूप से शायद वो आदर्श नहीं हो, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी एक सीमा तक के तो पहुंचे, एक मिनिमम लेवल तक के तो पहुंचे जहां पर किसी कारण से उसको आदर्श का रूप दिया गया, चाहे स्वच्छता के रूप में, चाहे पानी में आत्मनिर्भरता के रूप में, चाहे वहाँ के जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उसको निरंतर करने के लिए। और हमारे इस मंच में भी पिपलांत्री के एक जो गांव है उसके जो सदस्य हैं वो भी आकर के उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है कि कैसे उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है और कैसे क्या क्या गतिविधियां वहां पर वो करते हैं। तो यह कार्य जितना कहने में आसान लगता है, बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि एक मिनिमम लेवल को जब पहुंचने की बात होती है तो बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी चीजें करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है, तभी जा करके वो स्थितियां और परिस्थितियां बनती हैं कि वो एक मिनिमम लेवल तक पहुंच के, एक सीमा के ऊपर पहुंच के जहां पर वो आदर्श के रूप में होता है, वो करता है। आने वाले दिनों पर मैंने अभी दिनेश जी से कुछ वक्त पहले अनुरोध भी किया था। एक गांव है जहां पर उन्होंने अपने वनों की बड़ी अच्छी सुरक्षा की है, और तो शायद आने वाले दिन पर जब जरा सी कार्य का उनका कम हो जाएगा तो शायद वहां से भी हमें आदर्श रूप में जहां वन का विकास हो गया है उसके बारे में भी देखने सुनने का मौका मिलेगा। तो आज की वार्तालाप बहुत बढ़िया। और मुझे इसी क्रम पर एक फ्रेज याद आता है जो कि कई वर्ष पहले मैंने सुना था, मुझे अभी भी याद है। वो ये है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। मतलब हमारी सोच जो है वो विश्वव्यापी हो, लेकिन जो हमारा कार्य है वो अपनी जो स्थानीय परिस्थिति है, स्थानीय, चाहे हम गांव के हैं या कोई भी कस्बा कहें, कोई भी शहर कहें, वहां तक के हम शुरुआत करें, एक्ट करें हम स्थानीय स्तर पर,
लेकिन सोच हमारी विश्वव्यापी हो, विश्व को देने के लिए हो, विश्व के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति। और मुझे लगता है कि हमारा योगाहार की भी थीम यही है कि हम स्थानीय स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच जो है विश्वव्यापी है। ये योगाहार परिवार की और योगाहार कार्य की सोच भी विश्वव्यापी है। ये एक सीमित नहीं है कि केवल ये 20 लोगों के लिए ये तक ही सीमित नहीं है। ये सीमित नहीं है कि हम केवल कुछ ही गाँव तक के हम इसको सोचें, के बारे में सोचें। यह सीमित नहीं है कि कुछ ही संस्थान तक इसकी पहुँच बने। हमारी सोच पूरे देश से है, देश के प्रति है, उसके हमारे कर्तव्यों के प्रति है। उसके बाद पूरे विश्व के प्रति कि विश्व में कोई भी हमारे साथी कहीं से भी जुड़ते हैं या इस सोच का लाभ लेना चाहते हैं, तो योगाहार परिवार उनके लिए भी, क्योंकि ये एक स्वैच्छिक रूप से एक कार्य करने का एक माध्यम है। ये स्वैच्छिक रूप से ज्ञान को अर्जित करना और उसको बाँटने का एक माध्यम है। तो ये योगाहार का जो कार्य है, ये विश्वव्यापी है और थिंक लोकल शुरुआत हम अपने आप से कर रहे हैं, लेकिन सोच हमारी विश्वव्यापी रहे, इस तरफ बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें सभी हमारे सदस्य अपना योगदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ उतना एक्टिवली नहीं कर रहे हैं, लेकिन योगदान किसी का कम नहीं। इसको मानते नहीं है क्योंकि यह मान के चल रहे हैं कि सब लोग इस मंच में बराबर हैं, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। तो यही सोच हमें आज 855 दिन से ज़्यादा समय तक हमें निरंतर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और मुझे आशा है कि इसी सोच को लेते हुए हम आगे भी और भी बहुत सारे लोगों को अपने स्तर से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से उनका सहयोग करते रहेंगे, उसका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य हम निरंतर करते जा रहे हैं। मैं आज के हमारे जो योग शिक्षक हैं, मुकेश जी का भी बहुत अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से आज जो किया इसमें। तो आज की इस सुंदर वार्ता के लिए दिनेश जी का बहुत धन्यवाद। मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार और प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। आज दिनेश जी ने जब अपना वक्तव्य दे रहे थे आदर्श ग्राम के ऊपर, तो बहुत सुकून मिल रहा था और भव्यता दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमें गांव में क्या करना चाहिए आपने बताया कि, और स्थानीय लीडर सिर्फ बिना निजी स्वार्थ के अगर होता है, अगर लीडर मिलते हैं गांव में, तो हमारा आदर्श गांव बनाने में हमें सफलता मिलेगी और हमारा प्रयास भी सार्थक होगा। आपने कहा है हमारी सोच विश्वव्यापी हो, कार्य हम स्थानीय स्तर पर अपनी समर्थता के अनुसार करें। ये आपने 2 मंत्र दिए हैं जो हम योगाहार परिवार के सदस्यों को ध्यान देना चाहिए और हम लोग देंगे। और आदरणीय दिनेश जी ने जो आज हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम आदर्श ग्राम कैसे बनाएं और कहाँ-कहाँ आदर्श ग्राम बने हैं, तो आपने उसका अध्ययन किया, आपने उसका वर्णन किया और हम निवेदन करना चाहते हैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय हैं, कि अगर उन गाँव के लीडरशिप या उस गाँव के प्रधान, सरपंच या कोई विशेष व्यक्ति या संगठन से अगर वहाँ का अनुभव हम सुन पाएँ, जो आपने कहा है, ऐसे कुछ गाँव ऐसे होंगे या कुछ संवाद हो सकते हैं, तो भी ऐसा करने का कृपा करें। और आदरणीय राजीव सिंह जी का हैंड रेज़ हुआ है, वो आपसे संवाद करना चाहते हैं, तो मैं ससम्मान राजीव सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपना संवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से करने का कष्ट करें। ओम, सदन को प्रणाम। दिनेश सेमवाल जी ने इतना सुंदर, विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध कराई, से चित्त प्रसन्न हुआ, बड़ी आनंद आई। पूरे भारत का दर्शन इन्होंने करा दिया। तो दिनेश सेमवाल जी, बड़ा सार्थक विषय भी आपको दिया गया था और उस विषय को जैसे मुनीलाल भाई जी ने बताया, उस ढंग से आपको उसको प्रस्तुत भी किया।
आदर्श तो होना ही चाहिए। मैं इस पे चर्चा करने के बजाय एक प्रश्न छोड़ के और सुनना चाहूंगा कि हम इसमें ये भी जानने का प्रयास करें कि इन गांवों में गायों की क्या स्थिति है। कुछ गौ सेवक भी हैं क्या? गौ भक्त की संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो बढ़ने की संभावना है क्या? इस तरह से प्रयास, या नहीं है तो हम उनको उन गांवों के कुछ संपर्क लेके उनको हम अपना विषय पहुंचाने की कोशिश करें। और इसी पे धन्यवाद। जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस विषय को देने के लिए आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने, हालांकि मैंने सब्जेक्ट दूसरा मांगा था जब हमारी आदरणीय बहन रंजना जी ने फ़ोन किया था, क्योंकि उस पे मेरा कार्य था, लेकिन आदरणीय भाई साहब ने क्योंकि समय और जो हमारे कार्य हैं उसको ध्यान में रख करके मुझे एक शीर्षक दिया। तो मैंने कल ही, क्योंकि ये मेरा ज्ञान अपना ज्ञान नहीं है, ये अर्जित ज्ञान है, इधर उधर से दिखा हुआ कुछ कुछ बातें हैं जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ बातें मैंने इंटरनेट से ली हैं। लेकिन जैसे आपने प्रश्न किया है आदरणीय, जो हमारा राजनंद गांव का पिपलांतरी है, तो उस गांव में हमारी जो गो व्यवस्था है बहुत सुंदर व्यवस्था है। और साथ में जो देहरादून का गांव मैंने सरबा कहा है, वहाँ के जो मुखिया हैं, मुखिया थे उस समय, और अभी तो वर्तमान में वो प्रधान नहीं है, और वो योगाहार के लगातार निरंतर सदस्य हैं। संभवतः वो, मुझे आज उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तो आदरणीय जो अपने गौशाला की अतिरिक्त ऐसी गायों को भी इकट्ठा किया है जो कि कसाई खाने में जा रही थी। ऐसे गाय उन्होंने इकट्ठा की जो कि लोगों ने छोड़ दी थी और सड़कों पे थी। और उन्होंने, जैसे हमारे आदरणीय पवन सर जी ने बात करी है कि जो लीडरशिप होती है, जो व्यक्तित्व होता है, और उसके जो संघर्ष होता है, वो खुद संघर्ष, अपना संघर्ष स्वयं से भी करता है और गांव के कई बाधाओं से भी संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे हमारे रोमी राम जी भाई साहब, जिनसे हमें कई बार मिलने का मौका भी मिला, सीखने का मौका मिला। आने वाले टाइम में वो पुनः अपने गांव के बारे में बताएं कि उन्होंने कई कई लोगों के लिए गाय दान की हैं, और ऐसी गाय दान जो दुधारू गाय दी हैं, और लोगों की गौशाला बड़े अन्य गांवों में भी ऐसे कार्य किया है। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने कार्य किया है। ऐसे हमारे सदस्य हैं योगाहार के। साथ ही आदरणीय सदस्यों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम गांव की में कार्य करके विश्व स्तर पर सोचें और विश्व ग्लोबल स्तर पे हम कार्य कर सकें, ऐसी भावनाओं के साथ एरावी पेरूल गांव जो केरल का है, वहाँ के गांवों में, जबकि हम जानते हैं कि जबकि हमें गौवध कानून की उपयोगिता नहीं मिली थी, उससे पहले भी ये गांव का संरक्षण कर रहा था। वघुवर गांव मध्य प्रदेश के गांवों में गौ संरक्षण पूर्ववत होता रहा है। और यहाँ जो मैंने नागालैंड के गांव बताए हैं, वहाँ पर गौ संरक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। और गौ संरक्षण के साथ ही यहाँ तक कि अन्य पशु पक्षियों का भी वहाँ पर संरक्षण मिल रहा है। तो इस तरह से लगभग सभी गाँवों में गाय की सेवा हो रही है, देखभाल हो रही है। और इनमें से अधिकतर गाँवों का मुझे कोई अता पता नहीं है, मैं प्रयास करूंगा ढूंढने का। धन्यवाद। जी धन्यवाद दिनेश जी। आपने एक बात बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे सम्मानित माननीय सभी सांसदों को एक एक गांव गोद लेने के लिए बोला था, जिसको हम आदर्श गांव के नाम से चिन्हित किया गया था। परंतु मैंने जो देखा है, हो सकता है कि अन्य अन्य जगह में, अन्य अन्य लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने गांव की स्थिति अलग होगी, परंतु जो हमें कुछ गांव देखे हैं वहां पर सरकार वो काम माननीय सांसद महोदय नहीं कर सके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था। बात वही आती है जहां आदरणीय पवन जी ने कहा है कि स्थानीय लीडरशिप, अगर हम स्थानीय व्यक्तियों को अगर लीडरशिप नहीं देंगे
अगर उनको काम नहीं देंगे, अगर उनको जिम्मेवारी नहीं देंगे, तो सरकार के भरोसे या कानून और प्रशासन के सहारे हम आदर्श गांव नहीं बना सकते। छोटा सा प्रयास मेरा रहा है, क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही समाज सेवा का अभाव रहा है। जी आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय, आपका हैंड रिसीव हुआ था, आप हमें। जी जी जी, नहीं मैं वही आ रहा था, आपके पास ही आ रहा था आदरणीय, मैं आपके पास ही आ रहा था और आपका उदाहरण आगे करने वाला था और इसलिए मैंने हैंड रेज किया। जी आदरणीय, आप बताइए। जब उम्र छोटी ही थी, थोड़ा सा सामाजिक संगठन और आदरणीय पवन जी आप जैसे सदन में उपस्थित महानुभावों जैसे कई लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो एक गांव गए और उस गांव में देखा कि इस गांव को आदर्श बनाना है, प्रयास किया। उस समय स्वच्छता अभियान का ज्यादा जोर चल रहा था, निर्मल ग्राम अभियान योजना थी भारत सरकार की, उस विषय पर हमने काम किया। वहां जाके देखा तो जो गांव में कचरा डला होता है, गाय गोबर डला होता है, लेटन डली होती है, तमाम चीजों को गांव के बड़े उसमें छुआछूत और उसका भाव रखते थे। जब देखा गांव में, हम लोगों ने जाकर के अपनी टीम के साथ वहां झाड़ू लगाना शुरू किया, तो गांव के कुछ लोग आए कि ये हमारे गांव से बाहर से आकर हमारे गांव में झाड़ू लगा रहे हैं, हमारा कचरा साफ कर रहे हैं और हम फेंक रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना आदरणीय पवन जी ने जो बोला कि अगर वो गांव के लोग भाई आए तो हमारा हाथ में से झाड़ू छुड़ा करके लगाने लगे, वो अलग बात है, लेकिन लीडरशिप नहीं कर पाए। अगर गांव के कुछ लोगों ने किया तो एक दो गांव, संभाग में 3 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पंचायतों बनाने में सफलता हुई, लेकिन बाद में वो ज्यों के त्यों हो गए। वो गांव निरंतर बने नहीं रहे। निर्मल ग्राम जो घोषित हुए, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित भी किया, उसमें आप, मैं चूंकि मैं शामिल था, परंतु वो निरंतर नहीं रह पाए, इसलिए आत्मसंतोष नहीं हुआ। अगर निरंतरता बनी रहती, अगर वो गांव के लीडरशिप जो बनी है, जो गांव के लोगों का रुझान होता, तो वो निरंतर बनी रहती। और हम जैसे गांव से वापस आए, अब गांव में वही कहते हैं कचरा कूड़ा फैल गया और वो हो गया। तो आज का जो विषय रहा है, मेरा मनपसंद विषय था, इसलिए आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को हमने थोड़ा सा संशोधन किया था, परंतु आपने जो उसको एक जो प्रस्तुत किया है ये भव्यता के साथ दिया है। और जो सरकार का हमारे समाज को आज जरूरत है कि एक गांव अगर आदर्श बन जाता है तो उदाहरण हो जाता है। इसी आपके पद चिन्हों पर बताए अनुसार हमने, जब आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी ने आदरणीय पवन जी के मार्गदर्शन में बालाघाट में हमें बुलाया, तो वहां पर कुछ गांवों में प्रवास किया। मन में वही था कि गांव में कोई गांव आदर्श बन जाए तो अच्छी बात है, प्रयास किया, कुछ गौशाला में भ्रमण किया। और जब हम चंदना गांव पहुंचे तो वहां हमें लीडरशिप में आदरणीय पीड़िता साकरे जी बहन जी एक लीडरशिप के रूप में उभर के आई। वहां जब देखा हमने, तो आज हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जो पवन सर जी ने कहा है कि लीडरशिप, आज हम चंदना गांव की स्थिति परिवर्तित हो रही है। वहां की गौशाला बन गई है बिना सरकार की मदद के, वहां पे गायें हो गई हैं। गाय में रक्षाबंधन का त्योहार, वहां की छोटी छोटी बेटियां गाय को, बछड़े को रक्षाबंधन मतलब राखी बांध रही हैं, वहां उनके दीपावली को पूजा कर रही हैं। गांव के लोग वहां बैठ रहे हैं इकट्ठे, और स्वतः वहां धन संग्रह करके, दान दे करके और गौशाला बना दी। अब दूसरा कदम हमें उठाना है कि उस गांव में हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों का मार्गदर्शन लेंगे और प्रयास करेंगे कि वो गांव, चंदना गांव हमारा मध्य प्रदेश का आदर्श गांव बने, ऐसा प्रयास रहेगा। जी आदरणीय मनेश सिंह जी ने हैंड रेज किया है, वो अपनी बात रखें। आपका स्वागत है। जी, सदस्य के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, ये आज के हमारे योगाचार्य मुकेश जी आर्य ने बहुत सुंदर योग क्लास लिया। उसमें कुछ आसनों का आगे पीछे आदान प्रदान था, परंतु वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने पूरे भारत के आदर्श ग्राम की एक सूची बना करके उनके बारे में हमको जानकारी दिया। आदर्श गांव कैसे बने और आदर्श गांव बनाने की कल्पना हम कैसे करें,
यही हमारा प्रयास लगातार 800 दिन से ऊपर हो गए हैं हमको चलते चलते। परंतु मेरा एक छोटा सा सुझाव है सदन को और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को कि पतंजलि के नेतृत्व में योगाचार्य की जैसे नियुक्ति हुई थी उसमें अधिक मात्रा में जेंट्स लोग थे। ऐसे ही मैंने सदन में पहले भी प्रस्ताव किया कि हम महिला योगाचार्य निर्माण करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपन एक दिन का भी अगर सेशन दे दे आदर्श ग्राम के ऊपर और योग के ऊपर, तो मुझे लगता है कि देश का इतिहास कुछ और होगा। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारे मुख्य अतिथि प्रकाश डाले तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम। जी जो आपने लास्ट में एक बार पुनः दोहराएगा आदरणीय, मैं सुन नहीं पाया। आदर्श गांव बनाने के लिए महिला योगा टीचर की नियुक्ति करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिन का भी अगर शिविर हो जाए और उसमें गांव की महिलाओं को बुला करके, जो बालिकाएं पढ़ी लिखी हैं उनको बुला करके योग शिविर का आयोजन किया जाए, आदर्श गांव का शिविर किया जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी ओम। जी जी आदरणीय, क्योंकि सदन में सभी विद्वजन हैं और इस क्षेत्र में मेरा ज्ञान अल्प है, लेकिन आपने आज्ञा दी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहनें हैं उनका जो संपर्क करने का जो तरीका होता है वो निस्संदेह पुरुषों से अद्वितीय होता है, अलग तरह का होता है। जो ये हो सकता है ये ईश्वर की देन भी होगी और मानव प्रकृति भी होगी कि जब जिस जिस क्षेत्र में बहनें गई हैं और उसकी अगर तुलना की गई है तो संवाद के क्षेत्र में और समझाने के क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा आगे रही हैं। और ये कहा भी जाता है कि उनका जो समझने और समझाने की जो अ, उनके पास ईश्वर ने जो पावर दी है वो अलग से दी है, अलग दी है। तो योगाचार्य बहनें जब सुबह अलग-अलग गाँव में 1 दिन का शिविर हो, 2 दिन का शिविर हो, योग कराएँ। योग के साथ-साथ क्योंकि योग तो आज के दिन इस तरह से हो गया है कि आचार्य जी हमारे और हमारे आदरणीय अ, परम पूज्य ऋषिवर्ग ने विश्वमयी बना दिया है और प्रत्येक गाँव में फैल गया है। हमारी बहनें 1-1 दिन के, 2-2 दिन के शिविर लगाएँगी, तो गाँव की बहनें गाँव के लोग योग को अच्छे से समझ पाएँगे। लेकिन योग के साथ-साथ हम गाँव में विश्व मुक्त कृषि प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएँगे, तो संभवतः ये योग में एक और चमत्कार या योग में एक और श्रृंगार हम जोड़ सकेंगे। क्योंकि अभी मैंने जिन गाँवों की बात की, मैं सहमत हूँ आदरणीय पवन कुमार सर से कि सभी गाँव अलग-अलग तरीके से आदर्श हैं, लेकिन सभी को कुछ न कुछ करना बाकी है और हमारी ये बहनें अलग-अलग प्रदेश में, अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग गाँवों में योग के साथ बखूबी से विश्व मुक्त खेती को के संदेश को भी आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि किचन से लेकर के, भोजन से लेकर के और अन्नपूर्णा के भंडार उनके पास हैं और बखूबी वो हमारे खेतों से विश्व मुक्त को हमारे खेतों को विश्व मुक्त कर सकेंगी, हमारे शरीर को योग युक्त कर सकेंगी। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आगे हमारे किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, आदर्श ग्राम अभियान के अनुभव हों, जरूरी नहीं है कि हमने प्रयास किया तो सफल हुए। हम अपना असफलता के कारण भी चर्चा कर सकते हैं। जैसा कई बार हमारे आदरणीय विवेक बैनिक जी कहते हैं कि जैसे किसी काम में अगर हम असफल हुए हैं तो वो भी बताना चाहिए और उसका हम फिर कैसे सफल हुए हैं, क्या प्रयास किया गया, तो इससे भी हमें शिक्षा मिलती है और काम करने में दिशा मिलती है। वो भी आप कह सकते हैं। हमारे आदरणीय तुलाराम पटेल जी ने लिखा है, आदरणीय दिनेश जी, क्योंकि अब हम चलते हैं, अगर किसी भाई बहन का कोई, जी आदरणीय हमारे गजानन पवार साहब
वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जैसे कि अभी ये आदर्श ग्राम की बात चली रही और गृहिणी की बात निकली, तो अपने पुरखे पहले त्रिकाल यज्ञ की पद्धति है अपने संस्कृति में, मतलब सुबह शाम और दोपहर। तो दोपहर का यज्ञ होता था, ये नैवेद्य या भोग चढ़ाना बोलते हैं अपन। तो मेरे बचपने में वो चूल्हे को निवाला देती थी घर की महिला, और वो चूल्हे को निवाला दिए सिवाय किसी को, छोटा बच्चा भी होगा तो भी उसको खाने को नहीं देती थी। और उसमें एक चीज वो करती थी, भले ही अपने लड़के को घी नहीं डालती थी, लेकिन वो जो अपन भोग के लिए नैवेद्य बोलते हैं मराठी में, उसके ऊपर वो घी डालती ही डालती थी। तो उससे होता क्या था कि घी जलने के वजह से ऑक्सीजन का निर्माण होता था घर में, घर से गांव में होता था। तो अभी जहाँ भी आदर्श गांव है, तो वहां पे अगर दोपहर के खाना पकने के बाद में जो भगवान को भोग लगाने की पद्धत थी पुरानी, आज भी हो सकती है कई कई गांव में। तो एक गोबर के उपले की अग्नि जला के उसके ऊपर अपना जो खाना पका है उसमें थोड़ा सा घी डाल के वो अग्नि को पहले प्रदान करना चाहिए, पानी घुमाना चाहिए और बाद में सबने भोजन करना चाहिए। तो इससे होगा क्या, ये अग्नि संतों और भगवान का मुख है। मुख कैसा, तो अपना ये जो पूरी सृष्टि बनी है, ये बनी है 5 तत्वों से। तो ये जो अग्नि में जो भी चीज जलती है वो पर्यावरण में जाके फिक्स होती है और वापस पानी के द्वारा वो धरती में आती है। तो ये एक परिणाम, मतलब वो खाना खाने से एक तो खाने में स्वाद बढ़ जाता, तो भगवान को भोग चढ़ा के खाना और सीधा ही खाना आप करके देखो, जो लोग ये चित्रावली वगैरह करके या भोजन को थाली को प्रणाम करके पानी डाल के करते हैं, तो उसका एक अपने शरीर का पॉजिटिवनेस जागृत होके वो जो अपन अन्न ग्रहण करते, उसका परिणाम 20 से 25% सही दिशा में होता है। तो जो आदर्श ग्राम है वहां पे ये एक चीज करनी चाहिए, मतलब वो दोपहर को। और दूसरी एक चीज है कि उनके घर का जो भी कूड़ा कचरा निकलता हो, मतलब वो सब्जी की डंठल है या फिर कुछ बचा कुचा अनाज है, तो ये एक बकेट में उसको जमा करके उसका वेजी कंपोजर द्वारा या कोई भी जो कल्चर आते है उस कल्चर के द्वारा वो खत बनाना चाहिए अपने घर के लिए। और जो प्लास्टिक की चीजें है वो अपन जो ये पुराने जमाने में अपने टपाल के पत्र, कागज, बिल जिसको टांगते थे वो तार की रहती थी, हम उसको तार का ऐसा उसको, तो उसमें वो डाल देना चाहिए जो भी अपने यूज में नहीं है। तो वो जो फिर वो प्लास्टिक जमा हो जाएगा घर घर में, तो वो अपन घर के प्लिंथ में या इसमें उसका यूज कर सकते हैं, मतलब वो पर्यावरण में न जाए। तो ये अगर एक दो चीजें, ये मतलब मामूली बात है, लेकिन एक तो कचरा बाहर नहीं जाएगा पूरा के पूरा, और ये जो अपना बचा कुचा अनाज रहता है इसका इतना बढ़िया खत बनता, ये बातें भी उनके जहन में उतारना होगा। और घर में जैसे सब्जी के 2-3 अभी मिर्ची के पौधे, इसमें भी जी वो हो अभी जाएगा। तो ये करने से अपने को फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय गजानन पवार साहब। हमारा विषय आदर्श ग्राम कैसे बनाया जाए, किस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए या प्रयास करना चाहिए, ये आज का विषय ये है। सिर्फ विषय जो जिस दिन का रहे उसी विषय पर चर्चा की जाए तो अति कृपा होगी। आदरणीय पवन कुमार सर जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं बीच में आया हूँ इस सुझाव के साथ कि अभी जब पंचायती राज विभाग हमारा देश का पूरे देश में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके साथ मिलकर के ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का निर्माण कर रहे हैं, और उसके लिए वो वहाँ के जो प्रधान हैं और बाकी और भी जो
निर्वाचित सदस्य हैं उनकी प्रशिक्षण भी करता है। जिले स्तर पर भी उनका प्रशिक्षण होता है। मुझे लगता है कि हम आदर्श ग्राम की जब परिकल्पना करते हैं तो इसको अपने जो चयनित प्रतिनिधि है उसके बिना शायद करना उतना सार्थक नहीं होगा जितना कि हम सब लोग साथ मिलकर के उस तरफ बढ़ने का प्रयास करें। मेरे कोई साथी हैं जो कि इस तरह से पंचायतों के प्रधानों का प्रशिक्षण कराते हैं और मैंने भी एक मीटिंग अटेंड की थी पंचायती राज विभाग की और उसमें ये मुझे समझ में आया कि ऐसी प्रक्रिया जो भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए समय समय पर चलाती है। तो उसकी प्रक्रिया में प्रधान जी का तो क्या कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है, मतलब उनका क्षमता निर्माण हो जाता है और उनके पास वो मानक भी आ जाते हैं जिसमें कि विभिन्न विभागों के साथ उन्होंने किस तरह से काम करना है जिससे कि गांव के जो विभिन्न घटक है उनका विकास हो सके। उसके लिए योजना निर्माण की भी उनको जानकारी दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रधान जी की ट्रेनिंग हो जाती है या उनके साथ के जो सदस्य हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उनके सामने विकट समस्या ये रहती है कि अब हम गाँव में जाकर के क्या करें? कैसे शुरुआत करें? कहाँ से शुरुआत करें? कई बार मुझे लगता है कि वो इसी चीज़ में रहते हुए और बाकी अपने काम में रहते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं या उतना नहीं बढ़ पाते हैं जितना उनसे अपेक्षा की। जहाँ तक के संभव है मुझे लगता है कि अगर हम जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अपने प्रधानों से और अपने जो वार्ड मेंबर हैं और बीटीसी मेंबर हैं, बीडीसी मेंबर हैं या इवन जिला पंचायत के भी जो सदस्य हैं, जिनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, बोलचाल है या उनके बारे में हमें मालूम है कि वो अच्छा काम करने के लिए इच्छुक हैं, इस विषय पर उनके साथ ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। ये कि उनका क्या योजना है, उनका अगले साल की योजना और दीर्घकालीन योजना के बारे में जो सरकार ने उनको जानकारी दी है, उसको करने के लिए उनकी क्या सोच है? उसको करने के लिए वो कैसे बढ़ना चाहते हैं? उनके सामने कोई बाधाएँ तो नहीं आ रही हैं, उनको कोई समस्याएँ तो नहीं हैं, उनके मन में कोई प्रश्न तो नहीं है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम उनके मन की बात भी सुनें, अपने चयनित गाँव के जनप्रतिनिधियों की, उनके साथ संवाद करें, यथासंभव उनको सहयोग भी देने का प्रयास करें। जहाँ पर अपने कुछ कठिनाई का हम समाधान का हिस्सा बन सकते हैं, वो समाधान का भी हिस्सा बनते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो हमें मालूम है कि बहुत सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पॉलिटिकली बेस्ड हैं, किसी पार्टी पर आधारित हैं, उस विचारधारा को रखते हैं। लेकिन उनके साथ संवाद करके यह तो निश्चित करना चाहिए कि एक समझ हमारी बननी चाहिए कि पार्टी चाहे किसी में भी है, लेकिन गाँव का विकास हमारे लिए सर्वोपरि। कोई भी पार्टी हो, कल की तारीख में अगर वो पाला बदल लेते हैं, तो उनकी गाँव के प्रति और उसके विकास के प्रति सोच नहीं बदलती। तो हम अपने जितने भी कार्य हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं, उसको एक दिशा दे सकते हैं, उसको एक सही रूप में इसको आगे लिया जा सकता है और शायद उसका हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारी सबसे पहले अगर हमारी दिल मिल गए, हमारी बातें मिल गई, हमें कार्य करने का एक चीज़ मिल गई, हम उस तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं मानसिक रूप से। क्योंकि मुझे लगता है कि मानसिक रूप से तैयार होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हुए, अगर हमने कहा कि नहीं वो तो दूसरी पार्टी का है, ये तो इसने इसको हराया था या इसने ऐसा किया था, तो हम कभी भी उसकी उसकी सहयोगात्मक भूमिका में नहीं आ पाए। तो हम अपनी तरफ से भी कार्य करते रहे, लेकिन जो सरकार के द्वारा निर्धारित व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं और व्यवस्था में धन की भी प्रवाह कई बार होता है, तो उस व्यवस्थाओं का भी लाभ लेते हुए एक संवाद के माध्यम से हम इस कार्य को में भी अपना योगदान कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि इससे हमारी गति बढ़ सकती है और साथ ही जो कार्य हमारे होते हैं उसके बारे में भी हमारी समझ के साथ हम साझा समझ के साथ आगे बढ़ पाएँ। जी, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। एक जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनका प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण देने का एक बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ था।
यहाँ टीकमगढ़ में मैंने सभी पंच और सरपंचों को प्रशिक्षण दिया था, लेकिन उस समय मुझे इतना मार्गदर्शन और इतने हमारे जो युवा परिवार से हमें आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, उसमें हमने सिर्फ प्रशिक्षण ही दिया, उनको उनके अधिकार की बात बताई, ग्राम पंचायत में जो गाइडलाइन थी उसी के अनुसार दिया। हमने आदर्श गांव बनाने के ऊपर उनसे बात नहीं कर पाए। मुझे आज इस बात का फील हो रहा है, क्योंकि लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम कैसे अपने उसमें ले सकते हैं विश्वास में। और मेरा एक अनुभव है कि अगर हम किसी गांव में आदर्श गांव बनाने की बात सोच रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस गांव की एक मेन समस्या क्या हो सकती है, जो एक बड़ी समस्या, सबसे प्रमुख समस्या है, उसका अगर हम समाधान गांव वालों के साथ या सरकार के साथ, जो समस्या जिससे भी समाधान होना है, अगर हम कर लेते हैं तो गांव वालों का सबका विश्वास हमारे ऊपर आ जाता है और लगाव गांव वालों के अपने साथ हो जाता है। फिर गांव वाले अपने साथ क्रम से समस्याओं का एक समस्याओं का समाधान करते हुए गांव की सहभागिता से स्वैच्छिक रूप से उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा हल्का सा सुझाव था। और आदरणीय शरद वर्मा जी, जैसा कि इन्होंने एक अपने सुमलवाड़ा खुर्द में जब एक सड़क डल रही थी, वहां पुलिया नहीं थी, तो सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मना कर दिया। जब शरद जी गांव में गए और गांव वालों को साथ में लिया, और फिर जो है उन्होंने वहां पर कैसे गांव वालों को एक साथ करके एक विश्वास में लेकर के किया। और आज भी जब भी वहां शरद वर्मा जी, चाहे वो पराली जलाने की बात आती है या कोई भी बात आती है, वो हमेशा गाँव वालों के साथ होते हैं और गाँव वाले इनके साथ होते हैं। तो मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना अनुभव आदर्श ग्राम बनाने के ऊपर संबोधन देने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दिनेश जी ने जो एक नव भारत के निर्माण की जो बातें रखी हैं वो महत्वपूर्ण है। देश का निर्माण गांव से ही होगा, और गांव अगर आदर्श हो जाए तो देश को आदर्श होने में कोई नहीं रोक सकता। ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पे जो भी गांव इस तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत नींव का पत्थर इस देश के लिए साबित होंगे। हमारे मुन्नीलाल सर जी बता रहे, हमारे गांव में NHI ने रोड बनाया है यहाँ पे, तो हमारे गांव को निकलने के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता। तो एक पुलिया का निर्माण था, जो यहाँ के SDM, कलेक्टर और NHI के सभी अधिकारियों ने मना कर दिया कि हम इतने 1500 वोटर गांव के लिए पुलिया का निर्माण नहीं कर सकते, और इसमें हमें बहुत परेशानी आएगी। हमने यहाँ पे BJP और कांग्रेस दोनों पार्टी के लोग हैं, उन दोनों लोगों को, हम दोनों पार्टियों के लोगों को हमने बिठाया और मंदिर पे, और उनसे कहा कि ये पुलिया बनना बहुत अनिवार्य है। अगर ये पुलिया नहीं बनेगी तो आज हमारे आगे आने वाले बच्चे ये हाईवे की रोड को क्रॉस करेंगे और फिर एक्सीडेंट होंगे। सभी लोगों ने इस बात को माना कि सबके बच्चे हैं और ये हाईवे क्रॉस करने में इनको दिक्कत जाएगी। तो हम लोगों ने जब हम लोग भोपाल में जो हाईवे राजमार्ग है इनके अधिकारी से मिले, तो इन्होंने कहा कि साहब हम तो ऐसे लेटर, हमारे पास तो सांसद विधायक के यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हम लोग ऐसी पुलिया नहीं बना सकते, सब पहले से डिसाइडेड होता है। फिर हम लोग आए गांव में, हम लोगों ने मीटिंग ली, हमने कहा देखिए अब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो कुछ कानून के विरोध में भी जाना पड़ता है। आगामी चुनाव आ रहा था तो हम 1500 वोटरों ने चुनाव का बहिष्कार करने का सोचा। हम संविधान के प्रति बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक रोड ऐसी आ गई थी जो शासन और हमारे बीच में बहुत बहुत जरूरी थी, वो पुलिया हमारे लिए। हमने गांव वालों को मनाया और फिर हमने चुनाव आयोग को नोटिस दिए कि साहब हम लोग वोट में हम लोग नहीं होंगे, अगर आपने ये पुलिया नहीं बनाई तो हम लोग शामिल नहीं होंगे। तो किसी बात का किसी ने, कलेक्टर साहब ने, किसी ने भी इस चीज को लिया नहीं कि गांव में ऐसा होता नहीं है, अधिकतर इतना मिलता नहीं है, तो उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जब वोट का समय आया तो हमारे गांव ने पहली बार, देश आजाद हुआ जब से पहली बार, आज तक ऐसी मजबूरी कभी नहीं हुई कि हमारे गांव ने वोट में भागीदार नहीं हुए हो।
लेकिन हमने वोट का बहिष्कार किया और प्रशासन को दिखाया। सारी चैनल वाले आए हमारे यहाँ गांव में, उन्होंने कहा साहब आप वोट तो डालिए, पुलिया बन जाएगी। हमने कहा नहीं, अब पुलिया बनेगी जब ही ये गांव वोट डालेगा, और नहीं तो ये गांव वोट नहीं डालेगा, चाहे इसको 10 साल हमें इंतजार करना पड़े। हम लोगों की जब एक भी वोट नहीं डली तो दोपहर को कलेक्टर साहब आए, सभी लोग आए, अधिकारी, एसपी लोग सभी आए। सभी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी, पर हम लोगों ने, हमारे गांव वालों ने मिलके, किसी भी बच्चे ने वोट देने के लिए तैयार नहीं था, वो वोट नहीं डाली गई। हमने देखा कि दूसरे दिन वोट नहीं डाली तो तमाम पेपरों में, चैनलों में बहुत आया कि ग्राम सोमलवाड़ा खुर्द ने वोट नहीं डाली है, और इसका कारण एनएचआई के अधिकारियों का है। दूसरे दिन एनएचआई के अधिकारी हमारे यहाँ आते हैं, हमने देखा कि जहां से पुलिया बनना है वहां जेसीबी कार कर रही है और गड्ढे खोदे जा रहे हैं। हमारे गांव के कुछ लोगों ने हमें आके बताया कि वहां गड्ढे खुद रहे हैं। हमने जाके देखा, हमने पूछा भाई ये काय के गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया ये रोड में? नहीं साहब ये रोड बन रही है, रोड सैंक्शन हो गई, रात को 12 बजे आपकी रोड सैंक्शन हो गई है और ये रोड का निर्माण शुरू हो गया। हमने कहा भैया ये तो बजट भी नहीं था, नक्शा भी नहीं था, कुछ नहीं था। और साहब वो रोड आप सबके आशीर्वाद से वो रोड बन गई। आज हमारे बच्चे, हम लोग, गांव के प्रत्येक व्यक्ति उस पुलिया के नीचे से जाता है और हम लोग एक ठंडी सांस लेते हैं कि हमारा एक कदम विरोध में था। हम जानते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना था, लेकिन इस प्रशासन को याद दिलाने के लिए ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं। आज हमारे गांव को 10 साल से आग हमारे यहाँ कोई नहीं लगाता। आसपास के किसान सारी नरवाई को मिट्टी में मिलाते हैं और हमारे किसान, यहाँ के गांव ग्राम पंचायत ने बहुत सारे इसमें अवार्ड लिए हैं आग ना लगाने में। तो ये भी हमारे बहुत पहलू है। यहाँ पे ज्यादातर गेहूं और दूसरी तुअर की खेती होती थी। मेरे पिताजी ने जब यहाँ पे सन 70 में सब्जियों का कारोबार शुरू किया, आज सोमलवाड़ा घाटली गांव जो है वो सब्जियों का गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के लोग, प्रत्येक व्यक्ति सुबह सब्जियों से पैसा अवश्य कमाते हैं। हर घर में सुबह 10 बजे के होने के पहले, भले वो 1000 रुपए हो या साइकिल वाला 500 रुपए कमाता हो, लेकिन अवश्य 10 बजे सभी के घरों में कुछ ना कुछ पैसा, जैविक सब्जियां बेचकर बाजार से पैसों का पैसा आ जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और ऐसी घटनाएं हैं। तो गांव का एक होना ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और गांव जिस दिन एक होगा और देश एक हो जाएगा तो वहां पे हमारे गांव में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी रहता है, आदिवासी, हरिजन सभी रहते हैं। लेकिन हमने पुलिया के समय देखा कि सब एक हो गए, और किसी भी व्यक्ति ने हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट को इतना माना कि कोई, सब पार्टियों का वो भूल गए थे कि हम भाजपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं या हम किसी दल के हैं। सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हम सिर्फ पुलिया बनाना है और पुलिया बनेगी, और आपके आशीर्वाद से वो पुलिया बनी और बहुत बढ़िया आज सभी लोग निकल रहे हैं। और वो एक सभी इस आसपास के गांव में एक है कि ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। जी ओम, प्रणाम सभी। धन्यवाद जी शरद जी। अभी हमारे चीफ गेस्ट महोदय आपकी बात पर संवाद करेंगे। तुलाराम पटेल जी ने इस पर लिखा है कि हमें आदरणीय शरद वर्मा जी और आदरणीय दिनेश जी ने किस शाला में शिक्षा ग्रहण की है वह भी बताने का कष्ट करें। आदरणीय शरद भैया, आपने किस शाला में शिक्षा ग्रहण की है, और फिर दिनेश जी का संवाद। यहाँ मिलिट्री का सीपी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, वहाँ मेरे पिताजी ने पढ़ाया मुझे। तो मैं सीपी के यहाँ पे सेंट्रल स्कूल में पढ़ा, जहाँ पे मैं कभी कभी सदन में उठाते रहता हूँ कि 4th कैटेगरी जो सैनिक के स्कूल है उसमें किसानों को, बच्चों को 4th कैटेगरी में रखा जाता है। और हम लोगों को, हमारे पिताजी ने उस समय गांव में जाने की कोई रास्ता नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों का वहाँ पे एडमिशन कराया। और एक आदमी हमें, जब हम लोग KG1 KG2 पढ़ते थे तो वहाँ जो हमारे दादा थे एक हमारे यहाँ काम करने वाले, वो हमें सिर पे लेके स्कूल जाते थे। उस समय स्कूल पढ़ना बड़े भारी था, और आने वाले समय में इतनी रोडें और इतना सब बन गया। नहीं तो पहले हम लोगों ने जब पढ़ाई करी सेंट्रल स्कूल में जाते थे तो हम लोग गांव के इक्का दिक्को ही लोग रहते थे जो वहां पे पढ़ने जाते थे।
और हम लोगों को मतलब कंधे पे बिठा के कैनाल तक जाते थे, फिर वहां से साइकिल से हमें वो ले जाके स्कूल छोड़ते थे। तो हमारा रहा। उसके बाद हमने हमारे यहाँ पे म्युनिसिपल स्कूल गवर्नमेंट का था, वहाँ पढ़ाई करी। फिर हमने कॉलेज में होशंगाबाद पढ़ा, फिर भोपाल, फिर गुजराती कॉलेज इंदौर पढ़ा। उसके बाद फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से LLB किया। फिर बहुत तमाम एग्रीकल्चर की लगभग 100 से ज्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे ट्रेनिंग ली एग्रीकल्चर के विषय में। पूरी मशीनों से लेके हर चीज की ट्रेनिंग, बीज कैसे तैयार करना, ये सारी ट्रेनिंग्स ली। तो बहुत सारी ट्रेनिंग, कहीं भी ट्रेनिंग होती थी तो मेरे पिताजी मुझे अवश्य भेजते थे, भले वो बैंगलोर में हो। मैं बताऊं आपको, मैं जब 10th पढ़ता था तो मेरे पिताजी ने मुझे बैंगलोर भी ट्रेनिंग में एग्रीकल्चर में भेजा था। तो मैं बहुत सारे ये ट्रेनिंग और बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारे ऐसे करते करते इस मुकाम पे पहुंचा। जी जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी आदरणीय मैं आदरणीय शरद वर्मा सर के लिए क्या कहूँ, एक शब्द ही मैं यूज करना चाहूँगा कि घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। और आपने कई पाठशालाएं छुई हैं, आपको नमन है। और मैं समझता हूँ मेरे लिए जो योग की पाठशाला योगाहार है, मैं इसका विद्यार्थी हूँ। वैसे मैंने तो ऊखी मठ के एक मनसुना स्कूल था, GIC मनसुना, वहाँ से और कुछ स्कूलों से मैंने विद्या अर्जन किया है और बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ, लेकिन योगाहार का मैं विद्यार्थी हूँ। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। समय लगभग अपनी सीमा पार कर चुका है। ML गौर साहब का हैंड रेज है और इसके पहले आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी ने हैंड रेज किया था। मैं चाहूँगा कि एक मिनट आपका सम्मान सहित आमंत्रित है आप, इसके बाद हम समापन करेंगे। जी आदरणीय ML गौर साहब। ओम सदन को ओम। और संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के चीफ गेस्ट महोदय ने जो आदर्श ग्राम योजना के लिए अपनी पहल की बात बताई, कैसे हमारे उनके एरिया में हो रहा है, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि प्रयास करने से अगर अच्छे काम हो सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तारतम्य में मैंने भी इसी ग्राम पंचायत जो हमारे मध्य प्रदेश में इस बार जो चालू की है, तो हमारे सरपंच महोदय जो कि महिला हैं, तो उनके पति और मेरे द्वारा, क्योंकि मेरी भाभी भी पंच है, तो हम लोगों ने एक नशा मुक्ति का जरूर संकल्प लिया था पिछले साल 15 अगस्त में और लोगों को दिलवाया था। परंतु आज जो समस्या मुझे लग रही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर भी बढ़ रही है, और नशा और पत्ता जिसको बोलते हैं, तो इस टाइप की कुछ व्यवस्थाएं गांव में धीरे धीरे करके घर कर रही हैं और इसके कारण बेमनस्ताएं भी बढ़ रही हैं। तो इससे भी जब तक ये सार्थक नहीं होगी हमें नशा वाली बात, तब तक शायद आदर्श काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा प्रयास रह रहा है अभी सरपंच महोदय के साथ में। तो इसके ऊपर अगर अपन विचार देंगे आने वाले समय में तो ज्यादा कुछ होगा कि हम युवा पीढ़ी को इस नशे की लत से कैसे छुटकारा दिलाएं। ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी सादर आमंत्रित आए और अपना अंतिम वक्ता के रूप में या सुझाव के रूप में फिर हम समापन करते हैं। जी ओम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे भैया दिनेश जी सेमवाल एक प्रवासी कार्यकर्ता हैं और सतत भ्रमण करते रहते हैं और भारतवर्ष के अंदर उनका अनुभव बहुत दीर्घ है और उनकी कल्पना भी बहुत विशाल है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है साहेब ये। मैं उस वक्त जब मैंने हैंड रेस किया था 11 मिनट शेष थे, अब 2 मिनट ऊपर हो गए। मैं कितना पिरो पाऊंगा 1 मिनट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन इस बात को अब आगे रखेंगे। कल आपका स्वागत है। जी देखिए कल समय मिलता है कि नहीं।
देखते हैं इसको। कल आपका स्वागत है। जी भाई साहब, धन्यवाद। चूंकि समय हो गया है, इसलिए आज सदन को यहीं विराम देंगे। कल आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सुनेंगे।